हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम इनसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता ही है कि हमारे चैनल पर आपको यूपी पेट 2023 की तैयारी करवाई जा रही है। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको जीके जीएस का पोर्शन करवा रहे हैं। आपको हमारे चैनल पर यूपी पेट से जुड़े हर तरह के सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट वीक हो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए जो नए नए वीडियोस डेली ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। आपके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि आपकी परीक्षा 28 या 29 अक्टूबर तक होगी। कब होगी दोस्तों? आपकी परीक्षा 28 या 29 अक्टूबर को होगी। तो आप अपनी परीक्षा की तैयारी में एकदम अच्छे से लग जाइए और अपना टाइम फालतू चीज़ों में वेस्ट ना करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ताकि आप इस बार पेट की परीक्षा में 90+ मार्क्स स्कोर कर सके। इसको टारगेट लेकर के चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आपके क्वेश्चंस को। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है? निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है? अकबर, रॉल्फ फिंच, दारा शिकोह, मनुची, जहांगीर, टॉमस रो। यहाँ पे सर नहीं रहना चाहिए, सर यहाँ पे होना चाहिए। शाहजहां, जुडॉन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जोड़ी गलत है। तो आपका देखिए, ये एक तरफ है शासक और एक तरफ है उनके शासन काल में आए हुए विदेशी यात्री कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? विदेशी यात्री जो कि उनके शासन काल में आए थे। तो अकबर के शासन काल में कौन आया था? रॉल्फ फिंच आया था, ये बात सही है। और दारा शिकोह के काल में कौन आया था? दारा शिकोह के काल में मानुची आया था। उसके बाद आपका है जहांगीर के काल में सर टॉमस रो आए थे। उसके बाद आपका क्या है? आपका है शाहजहां के काल में जुडॉन नहीं आया था, यानी आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जुडॉन है जो वो जहांगीर के ही काल में आया था, यानी आपका डी वाला ऑप्शन गलत था। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए। फर्स्ट ऑप्शन वास्को डी गामा, सेकेंड ऑप्शन पेद्रो अल्वारेज कैब्रल, थर्ड ऑप्शन अल्फांसो द अल्बुकर्क, फोर्थ ऑप्शन सालाजार। तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अल्फांसो द अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक अल्फांसो द अल्बुकर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो यहाँ पे देखिए, ये आपके गुरु हैं, जैसे मतलब आप कह सकते हैं पहले शंकराचार्य आए, फिर क्या रामानुजाचार्य या चैतन्य आए। तो आपको इस कालानुक्रम में यही बताना है कि कौन सा कालानुक्रम आपका सही है। तो देखिए, सबसे पहले आपके कौन आए थे? शंकराचार्य जी आए थे। आपके सबसे पहले बात करा जाए तो ये 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य जी थे। कब थे? 8वीं शताब्दी में। देन आपके कौन आए? रामानुजाचार्य जी। कौन आए? रामानुजाचार्य जी 11वीं शताब्दी में। किस में आए? 11वीं शताब्दी में। फिर आपके लास्ट में कौन आते हैं? चैतन्य। कब आते हैं चैतन्य? चैतन्य आपके 15वीं शताब्दी में आते हैं, यानी ये क्रम आपका सही था। देखिए यहाँ पे 3 गुरु हैं, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और चैतन्य। तो उनका टाइम पीरियड अगर आपको पता है तो आप टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कालानुक्रम डिसाइड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था? प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था? अशोक, नागार्जुन, कनिष्क, हर्ष। हमें बताना है कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान जो अश्वघोष था वो किसका समकालीन था। तो अश्वघोष किसका समकालीन था? कनिष्क का समकालीन था। किसका समकालीन था? कनिष्क का। क्योंकि जब चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी तो क्या कहते हैं, उसके अध्यक्ष तो वासुमित्र थे, पर उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष जी थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति किसके काल में हुई थी दोस्तों? कनिष्क के काल में हुई थी। कनिष्क के काल में चतुर्थ बौद्ध
बौद्ध संगति हुई कश्मीर के कुंडल वन में, और उसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्व घोष जी थे। अगला क्वेश्चन देखिए, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन बिंदुसार, सेकेंड ऑप्शन अजातशत्रु, थर्ड ऑप्शन कालाशोक, फोर्थ ऑप्शन महापद्मनंद। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा महापद्मनंद। महापद्मनंद को ही अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब होता है दोस्तों दूसरे परशुराम का अवतार। क्या होता है? दूसरे परशुराम का अवतार, परशुराम का अवतार। इसको इस नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो आपको आपके महापद्मानंद को अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? निम्नलिखित में से किस कानून ने भारत में पहली बार एक क्रियाशील विधान परिषद का सृजन किया? फर्स्ट ऑप्शन चार्टर एक्ट 1793, सेकेंड ऑप्शन चार्टर एक्ट 1813, थर्ड ऑप्शन चार्टर एक्ट 1853, फोर्थ ऑप्शन चार्टर एक्ट 1833। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853। कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा आपका? सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन INA अधिकारी कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शहनवाज खान तथा कैप्टन GS ढिल्लों के मुकदमे में उनके बचाव पक्ष में आए? कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन INA अधिकारी कैप्टन PK सहगल, कैप्टन शहनवाज खान और कैप्टन GS ढिल्लों के मुकदमे के बीच में बचाव के पक्ष में आए? तो फर्स्ट ऑप्शन है भूला भाई देसाई, सेकेंड ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, फोर्थ ऑप्शन है गणेश वासुदेव मावलंकर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा भूला भाई देसाई। क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन दोस्तों? भूला भाई देसाई आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, ये जो गणेश वासुदेव मावलंकर हैं ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, फर्स्ट स्पीकर कह लीजिए, नहीं तो अध्यक्ष कह दीजिए, आपको जो सही लगे। तो गणेश, इनको हम GV मावलंकर भी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? GV मावलंकर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो तीनों लोग जो केस में फंसे थे वो उस केस का नाम क्या था? उस केस का नाम था लाल किला, वो आज़ाद हिंद फौज राहत तथा जांच समिति। इसके मुकदमे में ये लोग फंसे थे और इनके बचाव के लिए वकील के रूप में कौन आए थे? इनके बचाव के रूप में वकील के लिए भूला भाई देसाई जी आए थे। कौन आए थे? भूला भाई देसाई जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया? गांधी जी ने अंततः सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया? फर्स्ट ऑप्शन 1930, सेकेंड ऑप्शन 1932, थर्ड ऑप्शन 1933, फोर्थ ऑप्शन 1934। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1934। क्या हो जाएगा? 1934 आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में नमक बना करके 6 अप्रैल 1930 को कहाँ पे? दांडी में गांधी जी ने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। उसके बाद उन्होंने क्या आरंभ किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। फिर क्या कहते हैं, 1931 में गांधी और इरविन समझौता हुआ। कब हुआ? 1931 में। और 1934 में देखिए 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। फिर 1932 में इसको जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसको थोड़ी दिनों के लिए बंद किया गया था, बट 1934 में इसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, लाला हरदयाल। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा आपका भगत सिंह जी से संबंधित है। किससे संबंधित है? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था।
अगला क्वेश्चन देखिए, आपको कथन कह रहा है कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका संकीर्ण सामाजिक आधार था, कारण यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ये आपके कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको अपनी परीक्षा में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि आजकल इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन पे कुछ ज़्यादा ही फोकस करके चलिएगा, ताकि आपको इस तरह के क्वेश्चन में परेशानी ना हो। तो यहाँ पे देखिए, आपका कह रहा है जो कथन है वो ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। क्या हो जाएगा आपका सही ऑप्शन? ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पार्क लैंड वनस्पति विशेषता है। पार्क लैंड वनस्पति विशेषता है उष्णकटिबंधीय वनों की, सवाना की, पेयरीज की, पंपास की। तो हमसे पूछा जा रहा है जो पार्क लैंड वनस्पति है किसकी विशेषता है? तो जो पार्क लैंड वनस्पति है वो आपके सवाना, किसकी विशेषता है? सवाना, जो कि अफ्रीका में घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? हम सवाना कहते हैं। तो यहीं की विशेषता क्या है? पार्क लैंड है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने पर, डेसिबल पैमाने में, पीएच पैमाने में, सेल्सियस पैमाने में। तो भूकंप की तीव्रता आपके रिक्टर पैमाने में मापी जाती है। किस में मापी जाती है दोस्तों? रिक्टर पैमाने में। इसमें ध्वनि नापी जाती है। इस पैमाने पर क्या नापी जाती है? ध्वनि। और इससे क्या मापा जाता है? इससे विलयन की जो सांद्रता होती है वो अम्लीय है या क्षारीय है? अम्लीय या क्षारीय का पता चलता है इस पीएच पर हमें, क्षारीय। और सेल्सियस पैमाने पर आपके ताप मापा जाता है। क्या मापा जाता है? ताप। और रिक्टर पैमाने पर आपके भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, और ये आपके सुमेलित कीजिए। आप परीक्षा देने जाएंगे तो देखेंगे इन्हीं क्वेश्चंस की परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा संख्या रहती है, और आप इन्हीं क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कुछ ज़्यादा ही ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ताकि आप ये इस तरह की गलती करे ही ना। तो आप इस क्वेश्चन पे कुछ ज़्यादा फोकस कीजिएगा, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ। तो देखिए, सूची फर्स्ट में दिया गया है एल्युमिनियम कंपनी, और सूची सेकंड में दिया गया है उसकी अवस्थिति। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बाल्को कहाँ पे है, हिंडाल्को कहाँ है, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी कहाँ है, एंड नाल्को कहाँ है। तो देखिए, बाल्को आपका है कोरबा में। कहाँ पे है? कोरबा में। हिंडाल्को है आपका रेणुकूट में। कहाँ पे है दोस्तों? रेणुकूट में। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी है आपके हीराकुंड में। कहाँ पे है? हीराकुंड। और नाल्को बचा आपका, नाल्को कहाँ हो जाएगा? कोरापुट में। यानी बाल्को आपका कोरबा में, हिंडाल्को रेणुकूट में, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी आपका कहाँ पे है? हीराकुंड उड़ीसा, और नाल्को आपका कोरापुट। यानी एक का आपका कौन सा है? एक का 2 है, बी का 4 है, सी का 1 है, और डी का 2 है। तो आपको ये कहाँ पे देखने को मिल रहा है? ए का 1 है, बी का 4 है, सी का 1 है, और डी का क्या है आपका? डी का आपका है 3। क्या है? यहाँ पे मैंने गलती से 2 लिख दिया। डी का आपका क्या है? 3। यानी आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? आपका बी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गर्म जल स्रोत और उसकी अवस्थिति, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर, अनहोनी मध्य प्रदेश, तप्त पानी उड़ीसा। तो इसमें से हमें एक ऐसा बताना है जो कि सुमेलित नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। ज्वालामुखी जम्मू कश्मीर में ना होकर के कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पे है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में आपका है ज्वालामुखी। यानी आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन रूस, सेकंड ऑप्शन ब्रिटेन, थर्ड ऑप्शन स्पेन, फोर्थ ऑप्शन कनाडा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा स्पेन। क्या हो जाएगा? स्पेन आपका एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बौद्धों की अधिकतम संख्या पाई जाती है। बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पे पाई जाती है? फर्स्ट ऑप्शन बिहार, सेकेंड ऑप्शन कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन महाराष्ट्र, फोर्थ ऑप्शन उत्तर प्रदेश। हमसे पूछा जा रहा है कि बौद्धों की अधिकतम संख्या कहाँ पे पाई जाती है। तो आपका बौद्धों की अधिकतम संख्या महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों? बौद्धों की अधिकतम संख्या आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा बात करें बौद्धों की संख्या इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो महाराष्ट्र हो गया, लेकिन अगर शीर्ष की बात करें तो सब सर्वाधिक बौद्ध आपको कहाँ पे देखने को मिल जाएंगे? आपको सर्वाधिक बौद्ध जो हैं सिक्किम में देखने को मिल जाएंगे। और सेकेंड पे बात करें तो सेकेंड आपको अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पे? सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश में आपको बौद्धों की बहुत ही ज़्यादा संख्या देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। 2005-06 में प्रारंभ की गई भारत निर्माण योजना का अंग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ग्रामीण आवास योजना, ग्रामीण स्वच्छता, पेयजल, ग्रामीण सड़क। तो हमसे पूछा जा रहा है जब 2005-06 में जो योजना शुरू की गई थी उसका पार्ट कौन सा नहीं है। तो आपका उसका बी यानी ग्रामीण स्वच्छता उसका पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं BIFR संबंधित है। BIFR संबंधित है। तो आपका सही देखिए फर्स्ट ऑप्शन रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से, स्टॉक एक्सचेंज के क्रियाओं के नियंत्रण से, खाद्य नियंत्रण से, विदेशी व्यापार नियंत्रण से। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1887 में। कब हुई थी? 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना तिवारी समिति की सिफारिश पर हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी आपका दोस्तों 1987 और तिवारी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। तिवारी समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। आप इस बात को नोट करते हुए चलेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन विषय है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, किसी विशेष सूची में उल्लिखित नहीं। हमसे पूछा जा रहा है आर्थिक नियोजन किसका विषय है। तो आर्थिक नियोजन आपका समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है? समवर्ती सूची का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है। फर्स्ट ऑप्शन नाबार्ड, सेकेंड ऑप्शन SBI, थर्ड ऑप्शन RBI, फोर्थ ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा RBI। क्या हो जाएगा दोस्तों? RBI आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में सही क्या है। नगर पंचायत की वार्ड समिति के बारे में सही क्या है। नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति बनाई जाती है। इनमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं। वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जाते हैं। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपके सही हैं, बट फोर्थ आपका सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के उपराज्यपाल।
तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति को ही एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र दे सकता है। अगला ऑप्शन, अगला क्वेश्चन, हाँ, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। इसके ऑप्शंस देखिए आप लोग। इसके ऑप्शन देखिए, आपका ऑप्शन है कुल सदस्य संख्या का 1/5, कुल सदस्य संख्या का 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/10, कुल सदस्य संख्या का 1/8। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कुल सदस्य संख्या का 1/10, यानी सी वाला ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? फर्स्ट, नगर पालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण। सेकेंड, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। थर्ड, बच्चों के लिए मुक्त व अनिवार्य शिक्षा। फोर्थ, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज संबंध से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों पंचायती राज से। किससे हो जाएगा? पंचायती राज से ही आपकी 11वीं अनुसूची संबंधित है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया है। आपका पंचायती राज एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। 25 और 26 नंबर रिपीटेड हो गए हैं दोस्तों, इट्स ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? फर्स्ट ऑप्शन स्टार्च, सेकेंड ऑप्शन प्रोटीन, थर्ड ऑप्शन रेशे, फोर्थ ऑप्शन वसा। पूछा जा रहा है हमसे कि लार निम्नलिखित में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों स्टार्च। क्या हो जाएगा? स्टार्च के पाचन में ही लार सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन कार्बन डेटिंग विधि, सेकेंड ऑप्शन जैव तकनीक विधि, थर्ड ऑप्शन जैव घड़ी विधि, फोर्थ ऑप्शन यूरेनियम विधि। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यूरेनियम विधि। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका यूरेनियम विधि सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किनोल का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल लिखा है? क्या लिखा है दोस्तों? फिनॉल। यहाँ पे की नहीं है, फा है। क्या है? फा है। फिनॉल का उपयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन पीवीसी के, सेकेंड ऑप्शन नायलॉन के, थर्ड ऑप्शन पॉलीस्टराइन के, फोर्थ ऑप्शन बेकेलाइट के। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बेकेलाइट के निर्माण में ही आपका फिनॉल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बच आ गया है, चलिए इसको देखते हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूं दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे और भी उत्साह के साथ वीडियोस बना सकें। तो देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है आकाश नीला दिखाई देता है। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, हवा के प्रकीर्णन के कारण, धूल कणों के प्रकीर्णन के कारण, पानी के कणों के प्रकीर्णन के कारण। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपका आकाश का रंग क्या दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। यानी आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप अपनी परीक्षा की तैयारी में एकदम अच्छे से लग जाइए। मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि आप अपना टाइम फालतू चीज़ों में वेस्ट ना करके पढ़ाई में लगाइए, ताकि आप इस बार पेट की परीक्षा को क्रैक कर सकें। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। थैंक यू।